हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वीसी टॉकीज। बहुत लंबे समय बाद आप लोगों से मिलने का मौका मिल रहा है और इस दूसरी इनिंग की शुरुआत करेंगे एक नई प्लेलिस्ट के साथ जिसका नाम है ट्रू रूमर्स, यानी कि सच्ची अफवाहें। यहाँ पर जो भी किस्से आप लोगों के साथ शेयर किए जाएंगे उनमें से बहुतों के बारे में लोगों का ये कहना है कि हाँ, ये बिल्कुल सच है, इस तरह की घटनाएं हिंदुस्तान में घटी हैं। जबकि दूसरी तरफ तमाम लोग आपको ऐसे भी मिलेंगे जो कहेंगे कि इन किस्सों में किसी भी तरह की कोई भी सच्चाई नहीं है, सिर्फ कपोल कल्पना मात्र है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। यहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे उन स्कैम्स के बारे में जिनको कहा जाता है कि ये हिंदुस्तान के सबसे बड़े स्कैम्स हैं। और इस चीज की शुरुआत करेंगे हम लोग आजाद हिंदुस्तान के सबसे पहले स्कैम आईएनए ट्रेजरी स्कैम्स से, यानी कि आजाद हिंद फौज का जो खजाना हुआ करता था कभी किसी जमाने में, और कहा जाता है कि उस खजाने के साथ लूट की गई, उस खजाने को लूट लिया गया। तो बिना समय गंवाए आज सबसे पहले किस्से की शुरुआत करते हैं जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आजाद हिंद फौज, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और उनके उस खजाने के बारे में। खजाने की लूट के बारे में बात की जाए उससे पहले ज्यादा जरूरी है कि हम लोग खजाने के बारे में बात करें, क्योंकि बहुत सारे लोगों का यह मानना है कि इस तरह का कोई भी खजाना कहीं पर भी एग्जिस्ट नहीं करता था, और अगर खजाना ही नहीं था तो बेसिकली उसकी लूट कैसी। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे इस खजाने से। इस खजाने की जड़ें छुपी हुई हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर, यानी द्वितीय विश्व युद्ध में। द्वितीय विश्व युद्ध का जिक्र केवल तभी पूरा हो सकता है जब हम लोग जर्मनी की बात जरूर करें। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपनी जिंदगी का बहुत लंबा समय सेंट्रल यूरोप में बिताया। इसी दौरान उनकी जर्मनी की इंटेलिजेंस एजेंसी एबोर से बहुत अच्छे रिलेशन बन चुके थे। बात है 8 फरवरी 1943 की, 8 ऑफ फरवरी 1943 की, जब जर्मनी के कील बंदरगाह से एक पनडुब्बी निकलती है, एक सबमरीन निकलती है साउथ ईस्ट एशिया के शहर पेनोंग के लिए। पेनोंग यानी कि जो मलेशिया में स्थित है। ये एक ऐसा बंदरगाह है जो हमेशा से नाविकों के लिए, हमेशा से सेलर्स के लिए एक कौतूहल का विषय रहा, एक इंटरेस्टिंग पॉइंट रहा। 18वीं शताब्दी से ही यहां पर अंग्रेजों का शासन हुआ करता था, अंग्रेजों का कब्जा था। 1942 में पेनोंग के इसी बंदरगाह पर या पेनोंग के इस शहर पर बेसिकली जापानियों का कब्जा हो गया था। पेनोंग एक ऐसी जगह है बेसिकली जहां पर उस दौरान बहुत सारे तमाम भारतीय रहा करते थे, और हिंदुस्तान की आजादी के लिए वो लोग पूरी तरीके से प्रतिबद्ध थे। आजाद हिंद फौज में वहां से लगातार सैनिकों की भर्ती हुआ करती थी। साथ साथ वो लोग आजाद हिंद फौज को बहुत ज्यादा डोनेशन भी दिया करते थे थ्रू आईआईएल। आईआईएल यानी इंडियन इंडिपेंडेंस लीग। आईआईएल का काम हुआ करता था आजाद हिंद फौज के लिए चंदा इकट्ठा करना और उसके अलावा आजाद हिंद फौज में सैनिकों की भर्ती करना। बात है 2 जुलाई 1943 की, 2 ऑफ जुलाई 1943 की, जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर पहुंचते हैं और उन्हें वहां पर आजाद हिंद फौज का अध्यक्ष बना दिया जाता है। साथ ही आईएएल की कमान भी उनके हाथों में आ जाती है। इस समय पर आजाद हिंद फौज में सैनिकों की संख्या लगभग 40,000 थी, और 40,000 सैनिकों को मैनेज करने के लिए बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ने वाली थी। पैसे की यह जरूरत आईएएल पूरा करती थी चंदे के माध्यम से, और आजाद हिंद फौज को मिलने वाला चंदा कोई नई बात नहीं थी आईएएल के लिए। एक किस्सा मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। बात है 29 जनवरी 1945 की। जापान के कब्जे वाला बर्मा, जिसकी राजधानी रंगून हुआ करती थी, वहां पर उस समय जो भारतीय रहा करते थे उन्होंने एक हफ्ते भर चलने वाले लंबे जलसे का आयोजन किया। एक शानदार इवेंट वहां पर ऑर्गेनाइज किया गया। ये इवेंट बेसिकली 48वां जन्मदिन सुभाष चंद्र बोस का जो था उसके उपलक्ष्य में मनाया गया था। ह्यूग टॉय ने अपनी बुक द स्प्रिंगिंग टाइगर, द इंडियन नेशनल आर्मी एंड नेताजी, इसमें साफ साफ लिखा है कि उस हफ्ते भर चलने वाले इवेंट में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 2 करोड़ रुपए से अधिक का दान कलेक्ट किया, और उसके अलावा लगभग 80 किलो सोना कलेक्ट किया गया। आईएएल के माध्यम से आजाद हिंद फौज के लिए फंड कलेक्शन को नई बात नहीं थी। मधुश्री मुखर्जी ने अपनी बुक चर्चिल सीक्रेट वॉर में भी लिखा है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आवाज में एक जादू था, और जब भी वो लोगों से अपील करते थे, इनफैक्ट गृहिणियों से अपील करते थे, तो वो अपने जेवर जो है वो दान में दे जाया करती थी आजाद हिंद फौज के लिए। बिल्कुल एक ऐसी घटना का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया है कि 21 अगस्त 1944 को रंगून में एक ऐसी ही आम जनसभा आयोजित की गई थी, और उस आम जनसभा में हीराबेन बेतानी ने अपने 1.5 लाख रुपए के जेवर आजाद हिंद फौज को दान दे दिए। वहीं पर हबीब साहब नाम के एक मल्टी मिलेनियर हुआ करते थे, करोड़ोंपति हुआ करते थे, उन्होंने अपनी सारी संपत्ति आईएल के थ्रू आजाद हिंद फौज को दान में दे दी।
अगर वहीं पर एक और बड़े दानवीर के बारे में बात की जाए जिनका नाम था वीके चेलिया नादर, उन्होंने कहा जाता है कि 42 करोड़ रुपए और 2800 सोने के सिक्के आईएएल के माध्यम से आजाद हिंद फौज को दान में दिए। 42 करोड़ रुपए, 2800 सोने के सिक्के। तो आईएएल के माध्यम से आजाद हिंद फौज के लिए फंड कलेक्शन में कभी किसी तरह की कोई कमी नहीं रही। 15 अगस्त 1945 को जापान और आईएनए ने आत्मसमर्पण कर दिया। इससे कुछ पहले यानी 24 अप्रैल 1945 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस अपनी इंटरिम गवर्नमेंट के खजाने को लेकर यानी अंतरिम सरकार के खजाने को लेकर बैंकॉक वापस लौट जाते हैं। युद्ध के तुरंत बाद आजाद हिंद बैंक के अध्यक्ष दीनानाथ से ब्रिटिश इंटेलिजेंस पूछताछ करती है और जिसमें वो कहते हैं कि हाँ, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पास 63.5 किलोग्राम 63.5 केजी गोल्ड है। बैंकॉक में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के जो प्रमुख थे देवनाथ दास, उन्होंने भी 1956 में बेसिकली शाहनवाज कमेटी ऑफ इंक्वायरी के सामने बताया कि हाँ, नेताजी ने 1 करोड़ रुपए का खजाना निकाला था। उसमें ज्यादातर गहने थे, सोने की छड़ें थी। उनको 17 छोटे छोटे बॉक्सेस में पैक किया गया था। आईएनए के जनरल थे जगन्नाथ राव भोसले, उन्होंने भी समिति को यही बात बताई थी कि नेताजी 6 स्टील के बॉक्सेस में खजाना लेकर बेसिकली आए थे। नेताजी के वॉर फंड के इंचार्ज हुआ करते थे उनके फाइनेंस मिनिस्टर मेजर जनरल एसी चैटर्जी। 18 अगस्त 1945 की उस घटना के ठीक 2 दिन बाद यानी 20 अगस्त 1945 को एसी चैटर्जी ने अपनी काफी करेंसी गोल्ड में कन्वर्ट करी, जिसको माना जाता है कि लगभग 155 किलो के आसपास वो गोल्ड था। हालांकि बहुत सारे लोगों का यह भी कहना है कि वो गोल्ड की या वो खजाने की बहुत लिमिटेड मात्रा है या फिर वो एक अंश मात्र था। टोटल वैल्यूएशन इससे कहीं ज्यादा हुआ करता था। इसके अलावा अगर खजाने की हम लोग बात करें, कुछ और किस्से भी मेरे पास हैं। जैसे कि नवंबर 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मुलाकात हुई कीजो शिबुसावा के साथ। कीजो शिबुसावा एक बैंकर हुआ करते थे, बाद में वो बैंक ऑफ जापान के गवर्नर भी बने। अगर किसी तरह का कोई खजाना था नहीं तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे सोल्जर को एक बैंकर से मिलने की क्या खास जरूरत आ पड़ी, मुझे इस चीज में कुछ भी समझ में नहीं आता। उसके अलावा एक बात और भी है कि 1943 के मध्य तक जापान जब लगातार पैसिफिक रीजन में अमेरिका से हार रहा था तो जापानियों को कहीं ना कहीं ये डर सताने लगा था कि शायद हम लोग युद्ध हार ना जाएं। इसी वजह से उन्होंने अपनी तमाम करेंसीज को और तमाम रिसोर्सेज को गोल्ड में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया था। उस गोल्ड कन्वर्जन के बाद वो लोग उसे एक जगह पे प्रोसेस किया करते थे। वो प्रोसेस करते थे बेसिकली इपोह में। इपोह पेनोंग से लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक शहर था। इपोह में एक कैलिस कैसल नाम का कैसल था, वहां पर यह कहा जाता है कि गोल्ड रखा जाया करता था। अच्छा, इस कैलिस कैसल में आईएनए का भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, यानी कि आजाद हिंद फौज का। उन लोगों का हॉस्पिटल भी वहीं पर पास हुआ करता था और वो इसको लेकर बहुत ज्यादा कंसर्न हुआ करते थे। अगर वहां पर गोल्ड की प्रोसेसिंग नहीं हुआ करती थी, जापान की फौज वहां पर क्या कर रही थी, और अगर वहां पर आईएनए का गोल्ड नहीं था तो आजाद हिंद फौज को उस जगह की इतनी ज्यादा फिक्र क्यों थी। और आईएनए के और जापानीज इंटेलिजेंस के और जापानीज फोर्सेस के रिलेशन आपस में बहुत ज्यादा अच्छे हुआ करते थे। तो मुझे लगता है शायद ये चीजें भी इसी तरफ इशारा करती हैं कि खजाना तो वाकई में था। कुछ और पहलुओं पर नजर डालते हैं। हो ची मिन, जिसका आधुनिक नाम है, पुराना नाम हुआ करता था इसका साइगोन। साइगोन जो साउथ वियतनाम की राजधानी हुआ करता था द्वितीय विश्व युद्ध के समय तक, और वहां पर उस समय पर जापानियों का कब्जा हुआ करता था। साइगोन के पूरे फाइनेंस मार्केट पर अगर किसी का कब्जा था तो वो थे इंडियन तमिल चेटियाज। इंडियन तमिल चेटियाज आजाद हिंद फौज को भी सपोर्ट करते थे और साथ साथ जापानियों को भी सपोर्ट किया करते थे और बे इंतहा फंडिंग किया करते थे आजाद हिंद फौज के लिए और जापानी सेना के लिए द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। एक आकलन है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उस पूरे रीजन में आधुनिकतम कैलकुलेशन के हिसाब से लगभग 400 करोड़ यूएस डॉलर का लेन देन हुआ जापानी मुद्रा में। और इतना बड़ा फाइनेंशियल लेन देन बिना तमिल चेट्टियाज की मदद के पॉसिबल नहीं था। और अगर तमिल चेट्टियाज जापान को द्वितीय विश्व युद्ध में इतना ज्यादा सपोर्ट कर रहे थे तो बट ऑब्वियस सी बात है कि आजाद हिंद फौज के लिए तो उन्होंने अपने घर के दरवाजे खोल दिए होंगे। पैसा वाकई में बहुत ज्यादा था। कहानी में वहीं लौटकर आते हैं जहां से हम लोग कहानी में पीछे गए थे। 15 अगस्त 1945 जापान और आईएनए की सेना आत्मसमर्पण कर चुकी थी।
18 अगस्त 1945 को नेताजी अपने एक सहयोगी हबीबुर रहमान के साथ साइगोन से एक जापानी बम वर्षक प्लेन में उड़ान भरते हैं और कोशिश करते हैं सोवियत संघ में एंटर करने की। विमान दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और आखिरी कुछ घंटों के बारे में हबीबुर रहमान ने शाहनवाज समिति के सामने 1956 में अपने शब्द रखे थे और उन्होंने बताया था कि जैसे विमान दुर्घटनाग्रस्त होता है उसमें आग लग जाती है, और क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जो कपड़े थे उनमें भी ईंधन लगा हुआ था और उनमें भी आग लग जाती है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस बुरी तरीके से जख्मी हो जाते हैं। एयरपोर्ट पर मौजूद जापानी सेना तुरंत हरकत में आती है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नजदीक के एक हॉस्पिटल में लेकर जाया जाता है। 6 घंटे बाद अनफॉर्चुनेटली उनकी वहां पर मृत्यु हो जाती है। रनवे पर पड़े हुए सारे खजाने को वो लोग इकट्ठा करते हैं और एक पेट्रोल कैन में पैक कर दिया जाता है। इस एक्सीडेंट के दौरान 2 चमड़ों के अटैचमेंट जो थे वो भी पूरी तरीके से जलकर खाक हो जाते हैं। इकट्ठा किया हुआ सोना लगभग 11 किलो बैठता है। बैंकॉक में आयल के नेता पंडित रघुनाथ शर्मा मानते हैं कि जो खजाना मिला था एक्सीडेंट के बाद, वो खजाना आईएनए का पूरा खजाना नहीं था। पूरा खजाना इससे कहीं ज्यादा हुआ करता था। खैर, ऐसे अय्यर कुछ दिनों बाद 22 अगस्त 1945 को उड़ान भरते हैं साइगोन से टोक्यो के लिए। साइगोन से टोक्यो जाने के पीछे उनका उद्देश्य था बेसिकली 2 बक्सों को रिकवर करना। एक बक्सा जिसमें यह कहा जाता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के अवशेष थे, और दूसरे बक्से में वो खजाना था जो एक्सीडेंट के बाद जापानी आर्मी ने रिकवर किया था। टोक्यो में उनकी मुलाकात होती है राममूर्ति से, एम राममूर्ति से। वहां से वो दोनों बक्सों को लेने के बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जो अवशेष वाला बक्सा था उसको रेनकोजी टेम्पल में रखवाते हैं और खजाना जो है वो एम राममूर्ति के पास छोड़ देते हैं। और यहीं से शुरुआत होती है खजाने की लूट की। खजाने के बारे में अब तक मुझे लगता है आप लोगों को अंदाजा लग चुका होगा। इस खजाने की लूट में कौन कौन लोग शामिल थे और किस तरीके से इस लूट को अंजाम दिया गया, अब इसके सभी पहलुओं को समझने की हम लोग कोशिश करते हैं। ऑल्दो शुरुआती दौर में भारत सरकार इस खजाने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी। 4 दिसंबर 1947 को टोक्यो में भारतीय मिशन के प्रमुख सर बेनेगल रामाराव पहली बार भारतीय विदेश मंत्रालय को चिट्ठी लिखते हैं कि किस तरीके से एम राममूर्ति आईएल के उस फंड का दुरुपयोग कर रहे हैं, उस खजाने की चोरी कर रहे हैं। भारत सरकार कहती है कि यह शिकायत जापान में रहने वाले स्थानीय भारतीयों की शिकायतों से प्रेरित हो सकती है। जापान में रहने वाले जो स्थानीय भारतीय हैं उन्हें शायद राममूर्ति से चिढ़ हो सकती है। जबकि दूसरी तरफ जापानी मीडिया तक का यह साफ साफ कहना था कि वो जापान जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इस कदर बर्बाद हो गया, वहां पर एम राममूर्ति और उनके छोटे भाई जे राममूर्ति इतनी ऐश्वर्य भरी जिंदगी किस तरीके से जी रहे हैं। लोगों के पास वहां खाने को भी पैसे नहीं है और इनकी विलासिता में किसी तरह की कोई कमी नहीं है। फिर बाद में इंडियन सरकार ने कहा कि उस खजाने से भारत को किसी तरह का कोई लेना देना नहीं है। भारत सरकार का इंटरेस्ट एक्चुअली इस खजाने में मई 1951 में जागा, जब भारतीय मिशन के प्रमुख के चेत्तूर टोक्यो पहुंचते हैं। अय्यर भी टोक्यो पहुंचते हैं 7 साल बाद। अय्यर के पहुंचने से चेत्तूर को काफी परेशानी होती है, क्योंकि चेत्तूर को बार बार यह लगता था कि आईएनए के खजाने में जो भी आभूषण गायब हुए हैं, जो भी सामान गायब हुआ है, उसमें 100% अय्यर का और मूर्ति ब्रदर्स का जरूर हाथ है। इन लोगों की आपस में मिली भगत है। अय्यर शुरुआत में कहते हैं कि मैं एक छुट्टी पर आया हुआ हूं, लेकिन बाद में वो चेत्तूर को बताते हैं कि मैं गुप्त मिशन पर आया हुआ हूं। मेरे मिशन का उद्देश्य है सबसे पहली चीज ये पता करना कि वो अवशेष वाकई में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के हैं या नहीं। दूसरी, उन आभूषणों को वापस हिंदुस्तान लेकर जाना जो आईएनए के खजाने के हैं। ध्यान देने वाली बात है कि आखिर भारत सरकार ने अय्यर को यह जांचने के लिए क्यों भेजा था कि वो अवशेष वाकई में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के हैं या नहीं। और यहां पर यह बात आप जरूर नोट कर लीजिएगा कि भारत के अंदर चुनाव होने वाले थे पहली बार। चेत्तूर की शिकायत पर किसी भी तरह का कोई भी स्टेप नहीं लिया जाता है, कुछ भी अमल में नहीं लाया जाता है। चेत्तूर ने यह तक कहा कि 1946 में जब अय्यर टोक्यो आए थे तो वो बेसिकली लूट को बांटने के लिए आए थे, और उसमें से बहुत थोड़ा सा हिस्सा निकालकर उन्होंने सरकार के लिए छोड़ दिया। लेकिन यह चीज ज्यादा लंबे समय तक दबने वाली नहीं थी। 1951 में 1 नवंबर 1951 को 1 नवंबर 1951 को आर डी साठे, जो उस समय पर अवर सचिव थे, बाद में चलकर
विदेश सचिव बने, वो 2 पन्नों का एक गुप्त नोट लिखते हैं और वो सरकार को बताते हैं कि किस स्तर की लूट बेसिकली आईएनए के खजाने में की गई है। वो सरकार का ध्यान इस ओर खींचते हैं कि जितना खजाना नेताजी सुभाष चंद्र बोस साइगोन से टोक्यो के लिए लेकर उड़े थे, उससे कहीं ज्यादा बड़ा खजाना तो साइगोन में मौजूद था, जिसके बारे में अय्यर को पूरी तरीके से जानकारी थी, क्योंकि अय्यर उस घटना के 4 दिन बाद साइगोन से टोक्यो जाते हैं और आखिरी समय में अय्यर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के काफी हद तक साथ में थे। अच्छा, दूसरी तरफ वो एक और कनेक्शन ढूंढते हैं। वो कहते हैं कि राम मूर्ति की बहुत ज्यादा नजदीकियां हैं ब्रिटिश इंटेलिजेंस ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल फिगेस से। लेफ्टिनेंट कर्नल फिगेस जो है वो राम मूर्ति को लंदन में बसने का ऑफर देते हैं। वो कहते हैं कि आखिर राम मूर्ति के पास इतना ज्यादा पैसा कहां से आ गया, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में तबाह हुए जापान में जब लोग दाने दाने को मोहताज थे, बहुत कठिन जिंदगी जी रहे थे, बिल्कुल ठीक उसी समय पर राम मूर्ति ऐश्वर्य भरी जिंदगी जी रहे थे अपने भाई के साथ, और वहीं दूसरी तरफ फिगेस उन्हें लंदन में बसने का ऑफर भी दे रहे थे, तो जरूर कुछ ना कुछ संदेहास्पद था ही था। वहीं दूसरी तरफ हिंदुस्तान में आम चुनाव होने वाले थे। कांग्रेस जीत के लिए तैयार थी, कोई दूसरी पार्टी नहीं थी, कोई दूसरा इतना बड़ा नाम नहीं था, इतना बड़ा नेता नहीं था जो कांग्रेस को या पंडित जवाहरलाल नेहरू को उस समय पर चुनौती दे सके। एक नाम था, वो थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। क्या वो वाकई में जीवित थे और वापस लौटकर कांग्रेस को और पंडित जवाहरलाल नेहरू को चुनौती दे सकते थे? और क्या इसी वजह से अय्यर को टोक्यो भेजा गया था गुप्त मिशन पर, जिसमें उनके ऊपर जिम्मेदारी थी ये पता करने की रेनकोजी टेम्पल में रखे हुए अवशेष क्या वाकई में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के हैं? और उसके अलावा दूसरी जिम्मेदारी ये थी कि आप खजाने को वापस ले आए, जो भी बचा कुचा खजाना है। संभावनाओं का समुद्र है और वाकई में कुछ भी कहा जा सकता है। अच्छा, यहां पर देखने वाली बात यह है कि जिन अय्यर पर चेत्तूर ने आरोप लगाया कि उनकी भूमिका पूरी तरीके से संदिग्ध है, वो शायद लूट में इन्वॉल्व है। 1946 में उनके अनुसार अय्यर शायद टोक्यो पहुंचे इसलिए थे कि उस लूट के माल को आपस में बांटा जा सके और सरकार के लिए बहुत थोड़ा सा खजाना निकालकर अलग रखा जा सके। उन्हीं अय्यर को भारत सरकार भेजती है टोक्यो एक गुप्त मिशन पर, जिनमें से एक जिम्मेदारी उनके ऊपर यह थी कि रेनकोजी टेम्पल में रखे हुए नेताजी सुभाष चंद्र बोस के अवशेषों को वो कंफर्म कर सकें कि वो वाकई में नेताजी के हैं या नहीं। उन्हीं अय्यर की रिपोर्ट के आधार पर 1952 में संसद भवन के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू ये कहते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु ताइपे में विमान दुर्घटना में हो चुकी है। वो अय्यर जिनकी भूमिका हर जगह पर संदिग्ध रही, उन्हीं अय्यर को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंचवर्षीय योजना में भारत सरकार का सलाहकार नियुक्त किया। मामला पूरी तरीके से बंद कर दिया गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि मामला हमेशा के लिए खत्म हो गया, मामला तो आज भी जिंदा है। इसके बाद भी 1955 में टोक्यो में राजदूत हुआ करते थे डार, उन्होंने एक विस्फोटक आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इस चीज की सार्वजनिक जांच होनी चाहिए। बोले अगर उस जांच से हम लोग खजाने को रिकवर ना कर पाए तो कम से कम दोषियों को आइडेंटिफिकेशन तो होना चाहिए, और अगर दोषियों का आइडेंटिफिकेशन भी ना सही, लेकिन उन लोगों को उनका ड्यू मिलना चाहिए जो इस देश के लिए न्यौछावर हो गए, जिन्होंने अपने जान जो है बेसिकली इस देश के लिए गंवाई, उन लोगों को उनका ड्यू मिलना चाहिए। लेकिन वही ढाक के तीन पात, सरकार के उदासीन रवैये को लेकर 10 साल तक डार लगातार बोलते रहे, लेकिन किसी भी तरह का कोई भी स्टेप कभी नहीं उठाया गया। हालांकि ऐसे अय्यर के बेटे रिटायर्ड ब्रिगेडियर ए त्यागराजन ने इन सभी आरोपों को पूरी तरीके से बेबुनियाद बताया है। उनका कहना है कि उनके पिता का इस तरह की किसी भी लूट से कोई लेना देना नहीं था, और अगर इन चीजों में वाकई में जरा सी भी सच्चाई होती तो अपने जीवन की आखिरी सांस तक मिस्टर अय्यर एक किराए के फ्लैट में ना रह रहे होते। बात पूरी तरीके से वाजिब लगती है। खैर, सच्चाई क्या है अब इस चीज को जान पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि जिस समय पर इस मामले की जांच होनी चाहिए थी वो समय निकले हुए बहुत समय हो चुका है। इस किस्से को आजाद हिंदुस्तान का सबसे पहला स्कैम कहा जाता है। इसी तरह की और कहानियों के साथ जल्दी मुलाकात होगी। मिच्छामि दुक्कडम।